हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अदब में असर और नक़ल के दरमियान लकीर आखिर कहाँ खींची जाए। अगर एक अदबी तकनीक सदियों से दुनिया के अदब में मौजूद हो तो क्या उसे इस्तेमाल करने वाला हर नावल निगार नक़ल कर रहा होता है? क्या मिलने वाले मखतूते की रिवायत किसी एक अदीब की ईजाद है या यह आलमी अदब की एक पुरानी तकनीक है? उर्दू में इस बहस को नई ज़िंदगी उस वक्त मिली जब रहमान अब्बास के नावल कामख्या के मुकदमे पर यह सवाल उठाया गया कि क्या इसका फ्रेम खालिद जावेद के नावल मौत की किताब से मुतासिर है। कुछ नाक़िदीन का यही ख्याल है। आइए पहले अहमद नईम की गुफ्तगू सुनते हैं। खालिद जावेद साहब की मौत की किताब जब उर्दू अदब में आई तो उसके बाद से एक जो ये टेक्निक है उसका इस्तेमाल उसको बहुत सारे लोगों ने उठाया। किसी को कब्रिस्तान में किताब मिल रही है, किसी को मसविदा मिल रहा है। बल्कि ये टेक्निक न सिर्फ वो उर्दू में ही इस्तेमाल की गई मौत की किताब के बाद, बल्कि हिंदी में भी हो रही है। किसी को डैम में किताब मिल रही है, किसी को नदी में बहते हुए मिल रही है। तो बड़ा अदब अपने मतन के हवाले से लोगों को डिस्टर्ब करता है। एक बात इस नावल के साथ, मौत की किताब के साथ ये हुई कि इस नावल पे ये जितना चिढ़ते हैं, ये नावल इनके होश हवास को इतना ही छाया रहा है। एक दूसरी बात ये कि जिन लोगों को जब मौत की किताब आई तो हुआ ये कि बिहार से एक पर्चा निकलता था अहमद। वो अहमद ने अपना उन्वान लगाया अदब में निजात की तलाश। तो जिन लोगों को करायत से बहुत ज्यादा चिढ़ थी, वही लोग अब करायत में अदब लिख रहे हैं। लेकिन इनको विबस रस का उतना ज्ञान नहीं है और अभी उर्दू नावल निगारों को अपनी जबान बहुत मांझनी होगी, वजूद की परतें खंगालनी होगी। आगे बढ़ने से पहले दोनों मुकदमों को मुख्तसरन समझते हैं। मौत की किताब के मुकदमे के मुताबिक आसार कदीमा के एक तहकीकी मिशन के दौरान गिरगटा तिलमास नामी कदीम शहर के खंडरात में एक पागल खाना है। वहाँ से एक पुरस्रार मुसव्वदा दरियाफ्त हुआ। ये मुसव्वदा मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसी ज़बान में था जो तकरीबन मिट चुकी थी। बाद में रावी यानी नैरेटर अपने दोस्त ज़ां ह्यूगो की मदद लेता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसका ताल्लुक़ मशहूर मुस्तशरिक गारसा दत्तासी के ख़ानदान से है। कंप्यूटर की मदद से इस पांडुलिपि का तर्जमा किया जाता है और फिर बग़ैर किसी हज़्फ़ व इजाफ़ा के शाये कर दिया जाता है। दूसरी तरफ रहमान अब्बास के नावल कामख्या के मुकदमे में रावी यानी नैरेटर ख़ुद को बम्बई यूनिवर्सिटी में सादत हसन मंटू पर पीएचडी का एक तालिबे इल्म बताता है। तहकीक के दौरान वो मारूफ अदबी शख्सियत ज़फ़र इमाम सिद्दीकी की ज़ाती लाइब्रेरी तक पहुँचता है, जहाँ किताबों के दरमियान उसे कामख्या का एक पुराना मुसव्वदा यानी मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है। रावी दावा करता है कि उसने एक मुसव्वदे में कोई तरमीम या तब्दीली नहीं की, बल्कि उसे असल सूरत में क़ारीन के सामने पेश कर दिया। अब इन दोनों मुकदमों को सामने रख के नौजवान अदीब और नाक़िद तैयब फ़ुरक़ानी ने एक मज़मून लिखा है। उनके मज़मून से कुछ चीज़ें अख़ज़ की जाती हैं। दोनों नावल एक दरियाफ़्त शुदा मुसव्वदे से अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। दोनों में मुसव्वदा तहक़ीक़ के दौरान दरियाफ़्त होता है। दोनों मुकदमों में मुसव्वदा बग़ैर किसी तरमीम के शाये करने का दावा किया गया है। ये वो कंपैरेटिव स्टडी है, फाइंडिंग्स हैं जो तैयब फ़ुरक़ानी ने निकाले हैं दोनों मुकदमों को पढ़ने के बाद। दोनों में अदबी शख्सियात और जदीद ज़राए के ज़रिए हकीकत का तासुर पैदा किया गया है। तो चलिए अब तैयब फ़ुरक़ानी की उनकी अपनी राय भी सुनते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मौत की किताब ने बर्रे सगीर की फिक्शन निगारी को ज़बरदस्त मुतासिर किया। यही वजह है कि आज भी लोग किसी न किसी तरह इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। ये इस नावल की मकबूलियत और इससे तासुर पजीरी की बेमिसाल गवाही है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी काबिल गौर है। अदब में इस तकनीक को फाउंड मैन्युस्क्रिप्ट यानी दरियाफ़्त शुदा मखतूता और फ्रेम नैरेटिव यानी तयशुदा बयानिया कहा जाता है। ये कोई नई तकनीक नहीं, बल्कि सदियों से आलमी अदब में इस्तेमाल होती आ रही है। मिसाल के तौर पर
umberto eco کا شہر آفاق ناول دا نیم آف دا روز سن 1980 میں شائع ہوا۔ اس کی ابتدا ایک قدیم مخطوطے کی دریافت سے ہوتی ہے، جس کے بعد راہب ایڈسو آف میلک اپنے استاد ولیم آف باسکریول کے ساتھ ایک خانقاہ میں پیش آنے والے پراسرار قتل کی داستان بیان کرتا ہے۔ اردو ادب میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔ انیس اشفاق کے ناول خواب سراب میں امراؤ جان کے اصل مسودے کی تلاش کہانی کا اہم حصہ ہے۔ راوی ایک پرانی لائبریری اور نایاب کتب کے ذخیرے میں اس گمشدہ مسودے کی جستجو کرتا ہے۔ اسی طرح چیتن بھگت کا ناول ہاف گرل فرینڈ، جو کہ پاپولر لٹریچر کا ناول ہے، سن 2014 میں شائع ہوا۔ اس ناول میں مادھو جھا کی کہانی ریاض سومانی کی ڈائری اور اس سے ملنے والی تحریروں کے ذریعے آگے بڑھتی ہے، یعنی اصل قصے کو ایک فریم بیانیے میں پیش کیا گیا ہے۔ ان مثالوں سے کم از کم یہ بات ضرور واضح ہوتی ہے کہ دریافت شدہ مخطوطہ اور فریم بیانیہ کی روایت عالمی ادب میں کافی پرانی ہے، اور اردو ادب میں بھی اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ مشہور ادیب اسرار گاندھی کی آواز سماعت فرمائیں۔ بھائی دیکھیے، ایسا ہے کہ جو کاماکھیا میں انہوں نے لکھا، اس کے ناول نگار نے جو اس کا پیش لفظ لکھا ہے، یہ سارے حالات ایک جیسے ہیں، تو کسی کا کسی سے مل جانا، کسی دوسرے ناول کے کسی پیش لفظ سے مل جانا کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ نوازوں میں یہ کب سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ لوگوں کے پیش لفظ ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ کہ اسی سوسائٹی میں سب رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، آپ بھی رہتے ہیں، سب لوگ رہتے ہیں۔ ہم اگر لکھیں کہ اپنی کسی کتاب کا پیش لفظ، ہو سکتا ہے یہ سب باتیں ہمارے یہاں بھی آ جائیں، آپ کے یہاں بھی آ جائیں۔ ہمارا مقصد کسی ادیب کے حق میں یا کسی ادیب کے خلاف فیصلہ سنانا نہیں۔ وی آر ناٹ ہیئر ٹو پاس دا ججمنٹ اگینسٹ اینی لٹریٹر اور ان دا فیور آف اینی لٹریری پرسنالٹی، اور نہ ہی کسی پر نقل کا الزام لگانا ہے۔ اینڈ نیدر وی آر ہیئر ٹو پاس دا ججمنٹ آف پلیجیرزم ٹو اینی ون۔ ہمارا مقصد صرف ایک ادبی سوال آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اب فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اگر آپ نے موت کی کتاب اور کامکھیا دونوں پڑھے ہیں تو اپنی رائے ضرور دیجیے کہ یہ محض اتفاق ہے، ادبی اثر ہے، یا واقعی ایسی مماثلت ہے جس پر سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔